गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सुबह सुबह की राम राम। सब अच्छे हैं। हम कक्षा 12 जो बायोलॉजी का लेसन पढ़ रहे थे, लेसन संख्या 4, जिसमें हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था असंघ-जनन के प्रकार। असंघ-जनन के प्रकार में हमने इसके 4 भाग थे हमारे पास पंचानन माहेश्वरी के अनुसार। कितने भाग थे? 4 भाग। उन 4 भागों में एक तो था अनावर्ती, एक था पुनरावर्ती, ये पढ़ लिए थे हमने। तीसरा हमारे पास इसका जो भाग है वो अपस्थानिक भ्रूणता। क्या है? अपस्थानिक भ्रूणता। तो यहाँ पर इसका जो तीसरा पार्ट है, हमारा तीसरा भाग है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसका नाम क्या है? ये तीसरा भाग अपस्थानिक भ्रूणता। ये है अपस्थानिक भ्रूणता। देखो इसमें हम सब में क्या पढ़ रहे हैं, आपको बता दूं कि इसमें बिना निषेचन की क्रिया से क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये अपस्थानिक भ्रूणता होती है, इसका मतलब हो गया, आपको मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई थी, आपको याद हो तो ठीक है। जब हम बीजांड पढ़ रहे थे तो बीजांड पढ़ रहे थे, उसमें 2 चीज़ें थी हमारे पास। एक तो क्या था हमारे पास? बीजांड काय था। क्या था? बीजांड काय। और दूसरा हमारे पास क्या था? अध्यावरण। क्या था? अध्यावरण। समझ गए? यानी हमारे पास बीजांड काय है और बीजांड काय और अध्यावरण दोनों संरचना है। यहाँ पर मैं डायग्राम बना दूं, यदि आप चाहते हैं तो ये लो, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम बन गया। किसका बना है? ये बीजांड का बन गया है। इस बीजांड में ये यहाँ पर एक कोशिका बन गई और ये हमारे इसमें अंदर क्या बना दिया हमने? ये पूरी संरचना बन गई। इसका नाम तो क्या हो गया? भ्रूणकोश हो गया। क्या हो गया? भ्रूणकोश। हमारे पास ये और ये 2 भाग हैं, इनका नाम क्या है? अध्यावरण है। एक बाह्य अध्यावरण है और एक आंतरिक अध्यावरण। यहाँ पे की जो कोशिका है, इस भाग में ये जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। ये पूरा का पूरा भाग बीजांड काय है। तो अब हम यहाँ पर अपस्थानिक बहुभ्रूणता मतलब यहाँ निषेचन नहीं होगा। ध्यान रखने की बात यह कि असंघ-जनन में मैंने यही बताया था कि बिना निषेचन की क्रिया के कोई भी भ्रूण बनता है तो वो क्या कहलाता है? असंघ-जनन। तो यहाँ पर देखना भ्रूण किससे बनेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, ये बीजांड काय है, ये भी कैसा है? 2n है। कैसा है? 2n। और ये अध्यावरण है, ये भी कैसा है? 2n है। दोनों ही कैसे हैं? द्विगुणित है। समझ गए? अब इस भाग में ये भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो हमने पढ़ लिया है पहले। समझ गए मेरी बात? तो हम यहाँ पर क्या है? बीजांड काय, यानी जब क्या होता है? बीजांड काय से अध्यावरण, दोनों में से किसी भी एक के द्वारा क्या होता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है या भ्रूण का विकास हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। समझ गए? तो यहाँ पर लिख दो, जब भ्रूण का निर्माण, इसको अपनी भाषा में कैसे भी लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, जब भ्रूण का निर्माण बीजांड काय अथवा अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। दूसरा हमारे पास हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब बीजांड काय एवं अध्यावरण के द्वारा या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। तो जब भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन की क्रिया के
बिना निषेचन की क्रिया के किससे होता है? बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कैसी कोशिका? द्विगुणित अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहा जाता है। समझ गई? सीधी सी बात है कि भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन की क्रिया से किससे होता है? यानी अध्यावरण या बीजांडकाय की कोशिका से हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। इसकी दूसरी परिभाषा मैं बता रहा हूं, तुम्हें रटना नहीं है, समझना है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब बीजांडकाय, हमारे पास क्या है? बीजांडकाय है और क्या है? अध्यावरण। बीजांडकाय एवं अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका के द्वारा क्या होता है? बिना निषेचन की क्रिया से भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो क्या कहलाएगा? हमारे पास अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है। ठीक है। अब इस प्रकार से किन पादपों में क्या होता है ये बताना है हमें कि इस प्रकार का जो भ्रूण बनता है वो किन पादपों में बनता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, अपस्थानिक भ्रूणता में हमारे पास आम आता है। किस में आता है? आम आता है। उस आम में ऐसी प्रकार से क्या बनता है? भ्रूणता। तो यहाँ पर लिख दो, जैसे यहाँ पर नींबू भी लिख सकते हो तुम लोग, नींबू है, संतरा है, आम आदि। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या? अपस्थानिक भ्रूणता। इसका हमारे पास जो चौथा पॉइंट आता है, क्या आता है? चौथा पॉइंट किसका? हमारे पास अनावर्ती, पुनरावर्ती और अपस्थानिक। अब जो चौथा पॉइंट है हमारे पास वो है कायिक असंजनन। कौन सा है? कायिक असंजनन। ये हमारे पास चौथा पॉइंट हो गया। समझ गए? अब देखो, ध्यान से सुनने की बात है। यहाँ पर हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, अब मैं आज यहाँ पर रिपीट भी कर रहा हूँ। क्या पढ़ चुके हैं? मैंने आपको अगेय पादप, क्या अगेय पादप था हमारे पास, उस अगेय पादप में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाई थी। ठीक है, जिनको हमने क्या कहा था? परपत्र कलिका। क्या कहा था? परपत्र कलिका। तो यहाँ पर देखना है, यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? पुष्प वाला भाग होता है। उस पुष्प वाले भाग में पुष्प नहीं बनता है और पुष्प ने बनकर उसमें क्या? पुष्प के स्थान पर परपत्र कलिका या बुलबिल नामक संरचना बनती है। और जब ये बुलबिल नामक संरचना बनती है तो बुलबिल नामक संरचना क्या हो जाती है? अनुकूल परिस्थितियों में क्या करती है? एक नई संतति का निर्माण कर देती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिकी असंजनन। क्या बोलते हैं? कायिकी असंजनन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। कुछ पादपों में पुष्प के स्थान पर विशेष प्रकार की संरचनाओं का
निर्माण होता है, निर्माण होता है। ये पुष्प पर भी बन सकती है या पुष्प के स्थान पर बन सकती है। उन्हें पत्र परकलिका, पत्र परकलिका, पत्र परकलिका, एक मिनट, या बुलबिल, बुलबिल कहा जाता है। समझ गए? यानी इनमें क्या होता है, तो पुष्प के स्थान पर एक विशेष रचना बनती है जिसे क्या परपत्र कलिका या बुलबिल कहा जाता है। ये बुलबिल क्या करती है, अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पादप का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है, नए पादप का निर्माण करती है। तो उसे क्या कहते हैं, कायिकी भाग। अब आपको पता है कि पुष्प में नर एवं मादा युग्मक के अलावा क्या होते हैं, सारे के सारे भाग कैसे होते हैं, कायिकी भाग होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें नीचे लिख दो, परपत्र कलिका, पत्र पर कलिका लिख दो, चाहे एक ही बात, पत्र पर कलिका अथवा बुलबिल के द्वारा नए पादप या संतति का निर्माण, संतति का निर्माण होने की प्रक्रिया को कायिकी ऐसन जनन कहा जाता है। समझ गए? प्याज होता है हमारे पास, अगेव पादप होता है। उदाहरण लिख दो इसको, जैसे अगेव, ऐसे भी लिख सकते हो, इसका दूसरा नाम अगेव लिख सकते हो, रामबास बोलते हैं इसे। और एक है हमारे पास प्याज। इनमें क्या आता है, परपत्र कलिकाओं के द्वारा क्या होता है, नई संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्याज देखा होगा आपने, जब प्याज को हम क्या करते हैं, काट करके उगाते हैं तो पुनः उसमें क्या होता है, नए प्याज का निर्माण, जिन्हें अपनी भाषा में मोड्यो खाचा क्या बोलते हैं, उसकी जो रेशेदार संरचना, जड़ों वाला भाग होता है, उस रचना को काट के हम लगाते हैं तो दोबारा से क्या हो जाता है, उग जाता है। ठीक है, तो यह अगेव पादप हो गया। यहाँ पर ये चीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे असंग जनन का महत्व। क्या पढ़ेंगे, असंग जनन का महत्व। समझ गए होंगे? यानी हम इतने इस भाग में ये पढ़ा है कि असंग जनन होता है वो हमारे पास एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है?
वैज्ञानिकों के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो असंग जनन होता है उसका मतलब अलैंगिक होता है, यानी इसमें अलैंगिक विधि के द्वारा क्या होता है, जनन की क्रिया होती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके महत्व पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या महत्व हो सकते हैं। असंग जनन से हमें जो बीज प्राप्त होता है, भ्रूण प्राप्त होता है, उस बीज या भ्रूण में हमें उसके क्या क्या लाभ है, महत्व है। पहला हमारे पास इसका जो महत्व है, लाभ है, वो ये है कि संकर बीजों का उत्पादन किया जा सकता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, संकर बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरी बात है हमारे पास कि लाभदायक लक्षण होते हैं। संतति में कोई भी लाभदायक लक्षण होता है, वो लाभदायक लक्षण होता है, वो लक्षण लंबे समय तक क्या होता है, उसी संतति में आसानी से बना रह सकता है। तीसरी बात है हमारे पास कि इस क्रिया में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। और गुणसूत्र क्या होते हैं, टुवैनी होते हैं, द्विगुणित होती है कोशिका। तो इसमें निषेचन यानी हमारे पास पृथक्करण और पुनर्योजन की क्रिया नहीं होती। जब पृथक्करण या पुनर्योजन क्रिया नहीं होती है तो क्या होता है, यानी उत्पन्न संतति होती है, उसमें लक्षण किसके समान आते हैं, मात्र यानी पादप के समान आते हैं। तो ऐसी संतति क्या होती है, आनुवंशिक गुणों में अपने जनक की क्या होती है, समान। ठीक है, यानी इसे क्लोन तैयार भी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके महत्व में लिखेंगे नंबर 1 लगा करके। क्या होता है पहला, लाभदायक लक्षणों का, तो आप लिखो असंग जनन की प्रक्रिया या इस क्रिया से उत्पन्न बीज अथवा संतति में अथवा संतति में लंबे समय तक लक्षण उपस्थित होते हैं। समझ गए, यानी अच्छे लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। दूसरा हमारे पास इसका जो भाग है, पॉइंट है, वो ये है कि संकर बीज उत्पादन किए जा सकते हैं। इसे क्या, संकर संतति है। तो लिखो संकर संतति उत्पन्न की जा सकती है जिनसे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। समझ गए। तीसरा हमारे पास है, आपको पता है कि इसमें जब हम पढ़ रहे थे तो आपको पता है इसमें द्विगुणित, कभी कभी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो युग्मकों का क्या होता है, पृथक्करण भी नहीं होता, और युग्मकों का क्या, संलयन भी नहीं होता, यानी पुनर्योजन भी नहीं होता। तो जब ऐसी संतति बनती है तो वो लैंगिक जनन के समान होती है, और उसमें आनुवंशिक गुण क्या होते हैं, मातृ पादप के समान होते हैं। तो यहाँ पर लिखो असंग जनन की क्रिया के समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है।
जिसके कारण अर्धसूत्र विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा, युग्मकों का पृथक्करण होगा, जिसके कारण गुणसूत्रों का पृथक्करण एवं पुनर्योजन नहीं होता है। अतः उत्पन्न संतति आनुवंशिक गुणों में अपने जनक अथवा मातृपादप के समान होती है। समझ गए? चौथा हमारे पास पॉइंट है, वो क्या है कि ये अलैंगिक जनन प्रकार, यानी असंग जनन क्या होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। और जब संतति अलैंगिक जनन, कोई भी जनक होता है यदि उसमें अलैंगिक जनन होता है तो आनुवंशिक गुणों में क्या होता है, अपने जनक के समान होता है, तो क्या कहलाता है, क्लोन। ठीक है, तो लिखो असंग जनन की क्रिया अलैंगिक जनन के समान होती है। इसलिए उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। समझ गए? ये हमारे पास क्या थे, लक्षण थे। ठीक है, यानी क्या क्या लक्षण है हमारे पास, असंग जनन से कोई भी संतति प्राप्त होती है। और लिख सकते हो इसमें असंग जनन से, इधर देखना मैं बता दूं, उत्पन्न बीज अथवा संतति लंबे समय तक, संतति में लक्षण लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। यानी जो भी लक्षण है वो संतति में क्या रहेंगे, उपस्थित ही रहेंगे। ठीक है ना, यानी उनका कोई नष्ट या लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। संकर संतति उत्पन्न की जा सकती है जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। असंग जनन की क्रिया के समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। आपको पता है जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो गुणसूत्रों का क्या नहीं होता, पृथक्करण नहीं होता, यानी गुणसूत्र आधे आधे नहीं होते। इधर देख लेना, हमारे पास एक कोशिका है, इसमें यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे। यहाँ पर मानव में 23 गुणसूत्र है, 46 है, कितने हैं, 46 गुणसूत्र। तो यहाँ पर कितने हो गए, 23 और 23। ठीक है, तो ये अर्ध गुणसूत्रों का क्या होता है, पृथक्करण नहीं होता है। पृथक्करण नहीं होगा तो क्या जाएगा, पुनर्योजन, यानी वापस भी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, और नहीं जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्पन्न संतति होगी, उसमें आनुवंशिक गुण किसके समान आएंगे, जनक के समान या मातृपादप के समान आते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये भी असंग जनन का क्या हो गया, महत्व हो गया। तीसरा हमारे पास कि अलैंगिक जनन होता है, उसके समान ही क्या होता है, असंग जनन होता है। इससे उत्पन्न संतति क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। एक इससे क्या होता है, आपको पता है इसमें अगुणित और द्विगुणित दोनों ही प्रकार के गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पर असंग जनन की क्रिया से अगुणित एवं द्विगुणित
द्विगुणित दोनों ही प्रकार के भ्रूण प्राप्त होते हैं। समझ गए? ये हमारे पास क्या थे, असंजनन के क्या थे, महत्व। ठीक है, तीसरा हमारे पास इसका जो पॉइंट आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से। तीसरा हमारे पास इसका जो पॉइंट आएगा वो आएगा एगैमोस्पर्मी। क्या आएगा? एगैमोस्पर्मी। मिटा रहा हूं मैं यहां पर। तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास जो है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या? अनिषेक, इसका संधि विच्छेद करके देख लो। अनिषेक बीजता यानी बिना निषेचन की क्रिया से क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, तो क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी। क्या कहलाता है? एगैमोस्पर्मी। गैमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है देखना। पहली बात तो हो गई कि निषेचन की क्रिया नहीं होती, और बिना निषेचन क्रिया से बीजांड क्या होता है, बीज में बदल जाता है। क्या बन जाता है? बीज। ठीक है, इसमें जो भ्रूण बनता है वो बीजांड काय से भी बन सकता है, अध्यावरण से भी बन सकता है, ठीक है, या अन्य किसी कोशिका से भी क्या हो सकता है, बन सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिषेक बीजता। ठीक है, तो आप लिख दो वह प्रक्रिया जिसमें बीज का निर्माण होता है, परंतु बीज में भ्रूण का निर्माण किससे होगा? बिना निषेचन के। परंतु बीज में भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन की क्रिया से होता है, तो उसे अनिषेक बीजता कहा जाता है। समझ गए? क्या है हमारे पास? यानी वह प्रक्रिया जिसमें बीज का निर्माण होता है, परंतु बीज में जो भ्रूण बनता है वो भ्रूण किससे होता है? बिना निषेचन की क्रिया के बनता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिषेक बीजता। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात है हमारे पास कि एक शब्द आएगा हमारे पास एपोस्पोरी। क्या आएगा? एपोस्पोरी। उस एपोस्पोरी का मतलब होता है कि जब भ्रूण का निर्माण, यानी प्रक्रिया ये रहेगी, ध्यान रखना कि बीज का निर्माण होगा, लेकिन बीज में जो भ्रूण बनेगा वो किसके द्वारा बनता है? बीजांड काय से बनता है। किससे बनेगा? बीजांड काय से बनता है।
तो उसे हम क्या कहेंगे, एपोस्पोरी। ठीक है, तो यहां पर लिख दो एपोस्पोरी। वह प्रक्रिया जिसमें बीज का निर्माण होता है। समझ गए मेरी बात। परंतु इस बीज में बनने वाला भ्रूण है वो किससे बनेगा, बीजांडकाय से। किससे बनेगा, बीजांडकाय से, जिसमें बीज का निर्माण होता है, परंतु भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय से होता है। किससे होता है, बीजांडकाय से होता है। तो उसे क्या कहेंगे, एपोस्पोरी। तो उसे एपोस्पोरी कहा जाता है। समझ गए। दूसरी बात है हमारे पास, कुछ या कभी कभी ऐसा होता है कि बीज का निर्माण होता है परंतु जो भ्रूण बनता है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनता है, तो क्या कहलाता है, डिप्लोस्पोरी। क्या कहलाता है, डिप्लोस्पोरी। तो इसमें लिख दो, जब बीज में भ्रूण का निर्माण किससे होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है, तो उसे डिप्लो स्पोरी कहा जाता है। समझ गए। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रक्रिया। तीसरी हमारे पास बात आती है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूण का विकास बीजांडकाय अथवा अध्यावरण, क्या हो गया, अध्यावरण, दोनों से होता है। क्या होता है, भ्रूण का विकास बीजांडकाय या अध्यावरण दोनों से हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड मुकुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकुलन। तो यहां पर लिख दो, जब बीज में भ्रूण का निर्माण किससे होता है, बीजांडकाय। आपको पता है बीजांडकाय कोशिका कैसी है, 2n है, एवं किससे, अध्यावरण। अध्यावरण की कोशिका भी कैसी होती है, 2n। अध्यावरण से होता है। परंतु बीज क्या होगा, आप पता है, निषेचन नहीं होगा इसमें। ठीक है, अध्यावरण से होता है। जब बीज में भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय अथवा अध्यावरण से होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बीजाणुद्भिद मुकुलन। तो उसे
बीजाणुद्भिद। अब आपको पता है मेरे को कि बीजाणुद्भिद होता है वो हमेशा क्या होता है, 2n होता है। क्या होता है, 2n होता है, ठीक है। बीजाणुद्भिद, तो इसकी संरचना लिख दो यहाँ पर 2n। तो बीजाणुद्भिद क्या कहते हैं उसे, मुकुलन, मुकुलन कहा जाता है। समझ गए। ऐसा किसमें होता है, नागफली होती है, संतरा होता है, उसमें होता है, ठीक है। नागफनी, संतरा है, आम है, आदि जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है, ये होता है। तो बिना निषेचन क्रिया के क्या हो गया है, बीज का निर्माण हो गया है। आपको ध्यान रखना है इसमें एपोस्पोरी यानी बीजांड काय से बनता है, ठीक है ना। डिप्लोस्पोरी किससे होता है, गुरु बीजाणु से बनता है। और तीसरा हमारे पास दोनों से बनता है, तो बीजाणुद्भिद। याद रख लेना, बीजाणुद्भिद की कोशिका कैसी होती है, 2n होती है, द्विगुणित। इन सब में भ्रूण कैसा बनेगा, द्विगुणित होगा। बीज भी कैसे होंगे इनके, द्विगुणित ही होंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा यही मैटर है, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, जो भी समस्या हो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जय हिंद।